नमस्कार। निर्माण आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इंटरनेट। इंटरनेट पार्ट 1। देखिए, इंटरनेट इंटरनेट का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है इंटरनेट का। देखिए, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हजारों लाखों स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्कों का ऐसा संयुक्त नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है जिसकी सहायता से यह अन्य नेटवर्कों को सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या मतलब इसका कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आपके हजारों लाखों स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्कों का क्या है, एक संयुक्त नेटवर्क है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ। देखिए, मान लीजिए कि किसी कमरे में, मान लीजिए कोई कमरा है, इस कमरे के अंदर आपके क्या लगे हुए हैं, इस कमरे के अंदर आपके 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं। ठीक है, सो इस कमरे के अंदर आपके क्या है, 4 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बन गया। ये चारों कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, सो क्या है आपका, आप किसी एक पर्टिकुलर कमरे में 4 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक, मान लो आपका कोई दूसरा कमरा है, उसमें भी क्या है, उसमें आपके मान लो 3 कंप्यूटर हैं इंटरकनेक्टेड। तो क्या है, ये आपके पहले कमरे में कितना है, आपके पहले कमरे में 4 कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। और ऐसे ही आपका जो दूसरा कमरा है, इसमें क्या है, इसमें आपके 3 कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। ठीक है, अब जैसा अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपकी पूरी दुनिया में आपके क्या है, लाखों करोड़ों अरबों क्या है, आपके अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क फैले हुए हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपके 2 कमरे, मान लीजिए एक में क्या है, 4 कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बना हुआ है और दूसरे कमरे में 3 कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बना हुआ है। सो ऐसे नेटवर्क आपकी पूरी दुनिया में कहाँ है, पूरी दुनिया में आपके ऐसे हजारों लाखों या बोल सकते हैं अनगिनत नेटवर्क फैले हुए हैं। ठीक, सो ऐसे हजारों लाखों नेटवर्कों को जो नेटवर्क आपस में जोड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इंटरनेट। जैसे मान लीजिए आपके ये 2 अलग अलग नेटवर्क हैं, इन दोनों नेटवर्कों को जो नेटवर्क जोड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या हुआ, इंटरनेट आपके पूरी दुनिया में फैले हुए हजारों लाखों स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्कों क्या है, एक संयुक्त नेटवर्क है जो बेसिकली पूरी दुनिया में आपके जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स फैले हुए हैं उन सभी को जो नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर रहा है वो आपका नेटवर्क क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। क्लियर हुआ। क्या इंटरनेट, ऐसे हजारों लाखों स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क, यानी आपकी पूरी दुनिया में जितने भी आपके डिवाइसेस फैले हुए हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स फैले हुए हैं, उन सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने की जो व्यवस्था है, वो जो नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है उन सभी कंप्यूटरों को, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इंटरनेट। ठीक है, देखिए, इंटरनेट हजारों लाखों स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्कों का ऐसा संयुक्त नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक माध्यम से जुड़ा होता है। मतलब जिसमें प्रत्येक नेटवर्क क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी सहायता से यह अन्य नेटवर्कों को सूचना का आदान प्रदान करता है। मतलब हमारे सारे कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट से, पूरी दुनिया के जो भी कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान अलग अलग नेटवर्कों बीच कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए, यह एक विश्वव्यापी जाल है जो समान प्रोटोकॉल का अनुपालन कर डाटा एवं सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या चीज है इंटरनेट, क्या है आपका, इंटरनेट आपका एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैला हुआ जाल है जो क्या करता है, जो समान प्रोटोकॉल का अनुपालन कर डेटा एवं सूचना का आदान प्रदान करता है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल को अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बेसिकली आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनका पालन करके ही आपकी सूचनाओं का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये कैसा जाल है, यह एक विश्वव्यापी जाल है जो समान प्रोटोकॉल का अनुपालन कर डेटा एवं सूचना का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। इसलिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है आपका, अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ रहा था। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण
इसका निर्माण विश्व भर में फैले व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, सरकार आदि कंप्यूटर नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से होता है। जैसा भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपकी पूरी दुनिया में अलग अलग फील्ड में, चाहे आपके व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या व्यापारिक हो या आपके स्कूल कॉलेज हो, है ना, या आपके सरकार की कार्यालय हो, इन सभी के कंप्यूटर नेटवर्कों को अगर आप आपस में जोड़ दोगे तो बेसिकली आप किसका निर्माण कर रहे हो? आप इंटरनेट का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत हुई कैसे। देखिए, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आरपानेट का विकास किया गया, जो क्या कहलाता है? जो दुनिया का आपका पहला नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये आपसे प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है कि आरपानेट क्या है। 1969 में क्या हुआ? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आरपानेट का विकास किया गया, जो दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद अच्छा, आरपानेट का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ठीक है, आगे देखते हैं। 1989 में इंटरनेट को क्या किया गया? आम जनता के लिए खोल दिया गया। मतलब बोल सकते हैं कि 1989 से आपकी इंटरनेट को पब्लिक यूज करने लगी। ठीक है, हुआ क्या था 1989 में? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया? HTML भाषा का विकास किया। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि HTML भाषा का विकास किसने किया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? आपकी HTML भाषा का विकास किया था। HTML भाषा क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। आगे देखिए, 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली द्वारा WWW का प्रस्ताव दिया गया। WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया? WWW का प्रस्ताव दिया, उसका कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए इन्हें WWW का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें WWW का जनक कहा जाता है। ठीक, आगे 1993 में जो आपका वेब था WWW, इसको क्या किया? इसको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, 1994 में क्या हुआ कि आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब था, इसके विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई। क्या की गई? कि WWW के जो भी मानक थे, उसके प्रोटोकॉल्स थे, उनका विकास करने के लिए किसकी स्थापना की गई? वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई। आगे, नई दिल्ली में स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाला पहला संस्थान था। क्या था? भारत में जो पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया गया, कहां किया गया? वो किया गया आपके नई दिल्ली में स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक दिया वो क्या दिया हुआ है? वो दिया है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? तो पहले ये देख लेते हैं कि सर्वर क्या होता है। देखिए, वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है, सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? कि वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है, सर्वर कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मान लीजिए कि आप क्या हो, आप देखिए, ये क्या है? ये है आपका क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या हुआ? क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब हुआ हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसको क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लाइंट। यानी कि हम लोग कौन है? हम लोग हैं क्लाइंट। तो सपोज आप अपने सिस्टम पर बैठे हुए हो और आपने एक वेबसाइट को टाइप, उसके एड्रेस को टाइप किया, सपोज www.sony.com। ठीक है, आपने क्या किया? आपने इंटरनेट पर ये टाइप किया www.sony.com। तो जैसे ही आप ये
एड्रेस टाइप करोगे www.sony.com तो क्या होगा, आपके सिस्टम पे क्या है, आपके सिस्टम पे सोनी कंपनी का कोई एक होम पेज खुल जाएगा, है ना, उसका कोई वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है, सो क्या किया आपने, जैसे आपने अपने सिस्टम पे टाइप किया www.sony.com तो क्या हुआ, आपके सिस्टम पे सोनी कंपनी से संबंधित कोई वेब पेज या होम पेज खुल जाएगा। ठीक, सो बेसिकली आपके सिस्टम पे जो होम वेब पेज खुला है या जो होम पेज खुला है, ये आ कहां से रहा है, ये कहां स्टोर रहता है, ये जो वेब पेज है, ऐसे हजारों लाखों या बोल सकते हैं करोड़ों अरबों वेब पेज कहां स्टोर रहते हैं, ऐसे आपके जो वेब पेज हैं वो आपके स्टोर रहते हैं किसमें, वो रहते हैं आपके सर्वर में। कहां स्टोर रहते हैं, वो आपके सर्वर कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं, है ना। अब इसको पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि वेब सर्वर क्या है। देखिए, वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है। वेब पेज मतलब क्या, जो हम लोग अपने सिस्टम पर सर्च करते हैं। वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है। मतलब जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाता है, वो वेब पेज अवेलेबल हो जाता है। तो ये चीज लिखी हुई है कि वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइल को पढ़ने के लिए देता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सर्वर। तो सर्वर क्या हुआ कि आप जो भी वेब पेज देख रहे हो, जो भी इंटरनेट पे आप वेब पेजेस देखते हो, तो वो सारे वेब पेज कहीं ना कहीं किसी सर्वर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर आपका क्या कर रहा है, यह सूचना प्रदाता की तरह व्यवहार करता है एवं आवश्यकता अनुसार सूचना प्रदान करता है। क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा था, अभी मैंने बताया था कि आपने क्या किया, आपने टाइप किया www.sony.com तो आपका क्या खुल गया, आपका सोनी से संबंधित वेब पेज खुल गया। और ये वेब पेज कहां पे उपस्थित था, ये वेब पेज उपस्थित था आपके सर्वर पर। सो बेसिकली सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर एक सूचना प्रदाता की तरह व्यवहार कर रहा है ना। क्यों, जैसे ही आपने ये सूचना मांगी, उसने क्या कर दिया, उसने आपको वो सूचना यानी वो वेब पेज उपलब्ध करा दिया। क्लियर है। देखिए, यह सूचना प्रदाता की तरह व्यवहार करता है एवं आवश्यकता अनुसार सूचना प्रदान करता है। मतलब हमने जो सूचना मांगी थी उसके अनुसार ही आपको वो वेब पेज उपलब्ध करा देता है। ठीक, जो सर्वर कंप्यूटर है आपका, सर्वर कंप्यूटर एक विशेष सॉफ्टवेयर चलाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे वेब सर्वर कहते हैं। सो सर्वर कंप्यूटर क्या है, सर्वर कंप्यूटर एक क्या चलाता है, एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर चलाता है जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप वेब सर्वर कहते हैं। सो क्लियर हुआ कि वेब सर्वर क्या है। देखिए देखिए होता क्या है कि आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये क्या है, या तो इनके अपने खुद के पर्सनल वेब सर्वर होते हैं, या ये क्या करते हैं, या ये वेब सर्वर को किराए पे यानी रेंट पर ले लेते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको सोनी का कंपनी का एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए आपका सोनी कंपनी है, तो क्या होगा, या तो सोनी कंपनी का क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेब सर्वर होगा या वेब सर्वर्स का नेटवर्क होगा इनके पास। तो सोनी कंपनी होगी वो क्या करेगी, या तो उसके खुद के क्या होंगे, वेब सर्वर्स होंगे उसके, या तो सोनी कंपनी के ही क्या है, वेब सर्वर होंगे, या क्या करेगी, या सोनी कंपनी वेब सर्वर को क्या, वेब सर्वर के नेटवर्क को क्या करेगी, उधार पे ले लेगी। तो होता क्या है कि आप नेट पर सोनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस देखते हो, सोनी से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जितना भी कंटेंट सोनी कंपनी से रिलेटेड इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो बेसिकली वो सारा कंटेंट कहाँ रहता है, वो सारा कंटेंट उस सोनी कंपनी के वेब सर्वर पर ही उपलब्ध होता है। कहाँ होता है, उस सोनी टीवी के वेब सर्वर पर ही उपलब्ध होता है। समझ में आया कि आप सोनी हुआ, या जैसे मान लो आप सैमसंग का उदाहरण ले लो, आप किसी भी कंपनी का उदाहरण ले लो, जैसे मान लो आप सैमसंग का उदाहरण लो, सैमसंग कंपनी से रिलेटेड जितने भी उनके कंटेंट है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो वेब पेजेस हैं, वो सब कहाँ स्टोर होंगे, वो सैमसंग कंपनी के ही वेब सर्वर पर स्टोर होंगे। ठीक है, और वहीं से क्या मिलता है, वहीं से आप उन वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हो। सो बेसिकली आप किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के जो वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, तो दरअसल वो वेब पेजेस कहाँ रहते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी या सर्वर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेब सर्वर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोनी टीवी की, सोनी कंपनी के एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सोनी कंपनी से संबंधित आप जो भी इंफॉर्मेशन लोगे, जो भी वेब पेजेस लोगे,
वो सारे वेब पेजेस आपको कौन अवेलेबल कराएगा? वो सारे वेब पेज आपको अवेलेबल होंगे वेब सर्वर के माध्यम से, जो कि सोनी कंपनी ने या तो उसका खुद का होगा या उसने उधार पर लिया होगा। क्लियर हुआ? सो क्लाइंट का मतलब क्या है? हम लोग बेसिकली जो भी अपने सिस्टम पे वेब पेजेस देखते हैं वो सब वेब पेजेस कहां से आते हैं? किसी ना किसी वेब सर्वर के थ्रू आते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर और प्रोग्राम है जो विश्व भर के वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोधों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या है? वेब सर्वर आपका ऐसा कंप्यूटर और प्रोग्राम है जो क्या है? जो विश्व भर के वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोध का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब क्या है भाई? हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं किसके थ्रू करते हैं? वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। करते कि नहीं करते? आपके जो वेब ब्राउजर हैं उसी के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी किसी न किसी साइट का नाम लिखेंगे, है ना? जाओगे गूगल क्रोम में जाओगे आप पहले, तभी आप अपनी साइट के नाम को टाइप कर पाओगे। तो आपके दुनिया भर में जितने वेब ब्राउजर हैं, मतलब दुनिया भर में जितने भी यूजर हैं, उनकी सबके तरफ से आने वाले जो अनुरोध हैं उसका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी कौन है? आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर के पास पूरी दुनिया के वेब ब्राउज़र से जितने भी अनुरोध आते हैं, यानी जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं, उन सभी रिक्वेस्ट का आंसर देने के लिए आपका वेब सर्वर ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वेब सर्वर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर और प्रोग्राम जो विश्व भर के वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोध का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है कि जैसे ये आपका वेब सर्वर है, मान लो सोनी का, अब तो हो सकता है पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से क्या है, लोग सोनी कंपनी पर क्या भेजें? सोनी के वेब पेज के लिए क्या भेजें? रिक्वेस्ट भेजें। सो बेसिकली सोनी के वेब पेजेस से रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो कहां जाएंगी? वो सब आपके सोनी कंपनी के वेब सर्वर पर जाएंगी। ठीक है, और जो सोनी कंपनी का आपका जो वेब सर्वर होगा, यही क्या होगा? यही इन सारी रिक्वेस्टों का आंसर देने के लिए या जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। वेब सर्वर पर वेब पेज देखने के लिए वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक होता है ना? जो आप वेब पेज एक्सेस करते हो किसके थ्रू करते हो? वेब सर्वर के थ्रू ही करते हो। ठीक, यह वेब सर्वर का ही कार्य होता है कि वह इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करे तथा अनुरोध किए जाने पर उपयुक्त पेज अपने क्लाइंट तक पहुंचा दे। क्या है? ये वही चीज जो मैंने आपको बताई कि वेब सर्वर का क्या कार्य है कि पूरी दुनिया से इंटरनेट के माध्यम से यानी वेब ब्राउज़र के थ्रू जो भी कनेक्शन हो वो उसको क्या करे, या जो भी रिक्वेस्ट हो उसको वो क्या करे? ग्रहण करे या एक्सेप्ट करे। ठीक है, तथा अनुरोध किए जाने पर, यानी जो भी रिक्वेस्ट की गई है, जिस पेज के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है, उस पेज को क्या है? वो अपने क्लाइंट तक पहुंचा दे। क्या मतलब हुआ कि ये सब कहें आपके अलग अलग जगह से क्लाइंट के थ्रू क्या आ रहे हैं? रिक्वेस्ट आ रही है। सो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी और उसको एक कोई वेब पेज चाहिए, तो वो क्या करेगा? वेब सर्वर उस वेब पेज को इस क्लाइंट तक पहुंचा देगा। ऐसे जितने भी क्लाइंट होंगे उन्होंने जिस जिस पर्टिकुलर वेब पेज की जानकारी मांगी होगी, उन सभी की जानकारी वो अपने अलग अलग क्लाइंट्स तक पहुंचा देगा। क्लियर हुआ? सो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर और प्रोग्राम है जो विश्व भर के वेब ब्राउज़र से आने वाले अनुरोध का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब पूरे विश्व भर से जितने यूजर इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका आंसर कौन देगा? आपका वेब सर्वर। आगे, वेब सर्वर पर वेब पेज देखने के लिए वेब सर्वर को एक्सेस करना आवश्यक होता है। ठीक, यह वेब सर्वर का ही कार्य है कि वह इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करे तथा अनुरोध किए जाने पर उपयुक्त पेज अपने क्लाइंट तक पहुंचा दे। क्या मतलब हुआ कि ये वेब सर्वर की ही ड्यूटी है कि पूरी दुनिया से जो अलग अलग क्लाइंट उस तक वेब पेज की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार उनको उपयुक्त वेब पेज उपलब्ध करा दे। ठीक है, और यह कार्य होता कैसा है? यह कार्य प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। कुछ निश्चित प्रोटोकॉल होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपका यह कार्य होता है। तो वेब सर्वर क्या है, ये आपको समझ में आया कि वेब सर्वर का क्या मतलब है? कैसा वेब सर्वर आपका? कि आपका वह कंप्यूटर जो आपके वेब पेजों को क्या कर रहा था? निर्देशिका या फाइलों के रूप में अपने पास रखता था, और जैसे उसे रिक्वेस्ट मिलती थी वो क्लाइंट को यानी हम लोगों को फाइल को पढ़ने के लिए दे देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखिए वेब सर्वर सदैव इंटरनेट से जुड़ा रहता है। क्या रहता है? ये 24/7 क्या है? आपका इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। क्योंकि इंटरनेट को हम कभी भी काम में ले सकते हैं। जो आपका वेब सर्वर है वो क्या है? वो 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे में हम जब चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेब सर्वर को क्या है? वेब सर्वर को 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहना होता है। ठीक, आगे, सर्वर का कार्य कर रहे कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन की गति अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर को एक साथ आने वाले अनुरोधों को भी पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। क्या है? देखिए कोई भी कंप्यूटर सर्वर का कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई कंप्यूटर सर्वर का कार्य कर रहा है तो उसके अंदर कुछ विशेष विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ विशेष क्षमताएं होनी चाहिए। जैसे क्या है? जो आपका कंप्यूटर सर्वर का कार्य कर रहा है उस पर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड कैसी होनी चाहिए? उस पर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से आपको क्या मिलेंगे? रिक्वेस्ट आएंगे और आपको उन सभी रिक्वेस्ट को स्वीकार करना है ना। सो क्या है? आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी गति कैसी होनी चाहिए? सर्वर कंप्यूटर की बहुत अधिक होनी चाहिए। साथ ही जो कंप्यूटर है सर्वर कंप्यूटर, उसको एक साथ आने वाले अनुरोधों को भी पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसको जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है पूरी दुनिया से, वो क्या है? उन सभी रिक्वेस्टों को एक साथ पूरा करने में भी उस सर्वर कंप्यूटर को क्या है? सक्षम होना चाहिए। ठीक है, सो क्लियर हुआ? क्या मतलब हुआ कि जो आपका सर्वर कंप्यूटर वहां क्या होना चाहिए? एक तो आपकी जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसकी गति कैसी होनी चाहिए? काफी तेज होनी चाहिए। प्लस जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसको एक साथ आने वाले अनुरोधों यानी रिक्वेस्टों जो हम लोग भेजते हैं उनको भी पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। क्लियर हुआ कि वेब सर्वर क्या है? देखिए वेब सर्वर के अगर कार्यों को हम समराइज करें तो बोल सकते हैं क्या करता है ये वेब सर्वर? आपके निम्नलिखित कार्य करता है। जैसे नंबर 1 हो गया क्या? वेबसाइट मैनेजमेंट, कि आपके वेबसाइट का क्या कर रहा है? ये मैनेजमेंट कर रहा है। प्लस सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करना। क्या मतलब है कि सूचना प्रदान करने हेतु मतलब क्लाइंट ने जिस वेब पेज की मांग की है वेब सर्वर से वो उसे उपलब्ध करा दे। ठीक, आगे, क्लाइंट की अनुरोध के अनुसार सूचना प्रदान करना एवं आवश्यक पेज दर्शाना। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि सूचना प्रदान करने हेतु क्या है? क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करना। इसका मतलब है कि क्लाइंट से क्या हो जाना? क्लाइंट से कनेक्ट हो जाना, है ना, आपके इंटरनेट कनेक्शन को ग्रहण करना। ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा? वेब पेज ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो एक बार क्लाइंट से कनेक्ट हो जाता है तो क्लाइंट के अनुरोध के अनुसार क्या करेगा? सूचना प्रदान करेगा और आवश्यक पेज को दर्शा देगा। क्लियर है? सो ये आपका क्या था? ये था आपका वेब सर्वर। अब जो अगला आपका है टॉपिक है वो है आपका www। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, या इसको सिंपल वेब या इंग्लिश में इसको वेब भी बोल देते हैं, है ना। क्या बोल देते हैं इसको? सिंपल इसको वेब भी बोल दिया जाए तो ये भी क्या है? ये भी आपका www ही है। ठीक, अब जो www है एक्चुअली है क्या? देखिए जैसे आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए एक क्या है आपका? एक हो गया आपका सर्वर कंप्यूटर, है ना। ये क्या है आपका? सर्वर कंप्यूटर। ठीक, और दूसरा क्या हो गया? दूसरे हो गए हम लोग यानी क्लाइंट। दूसरा कौन हो गया? क्लाइंट। अब जो क्लाइंट है और जो आपका सर्वर कंप्यूटर है, यहां पे क्या है आपका? कंटेंट। और आपको क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को कंटेंट यानी वेब पेज चाहिए, है ना। सो क्लाइंट जो सर्वर कंप्यूटर से वेब पेज मांगेगा तो उसको वेब पेज उपलब्ध कैसे होगा, है ना भाई? कोई ना कोई एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो क्या करे? जो आपके सर्वर कंप्यूटर के वेब पेज को क्या कर दे? क्लाइंट को उपलब्ध करा दे। सो बेसिकली जो आपका www है यही वो सेवा है जिसके द्वारा क्या है? जिसके द्वारा वेब सर्वर पर पड़े हुए
वेब सर्वर पर रखे हुए या स्टोर किए हुए जो भी कंटेंट है वहां तक आप पहुंच सकते हो। क्लियर हुआ? www क्या है? ये बेसिकली आपकी एक क्या है? सेवा है। क्या है? सर्विस। ठीक है, इसके द्वारा ही आप सर्वर कंप्यूटर में रखे हुए कंटेंट यानी वेब पेज को एक्सेस कर पाते हो। ठीक, देखिए इसको पढ़ते हैं। www क्या है? यह एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। क्या है? ये आपका एक क्या है? एक प्रकार का डेटाबेस है जो क्या है? आपके पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसे वेब के नाम से भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली क्या है? सेवा है। क्या है? यह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली सेवा है। ठीक, ये क्या करती है? यह कई सारे वेब सर्वर और क्लाइंट को क्या करती है? एक साथ जोड़ती है। क्या करती है? यह कई सारे वेब सर्वर और क्लाइंट को एक साथ जोड़ती है। वेब सर्वर में HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो और कई प्रकार के ऑनलाइन कंटेंट स्टोर रहते हैं जिन्हें वेब की मदद से क्या किया जा सकता है? एक्सेस किया जा सकता है। क्या मतलब इसका? मैंने आपको क्या बताया कि मान लो ये आपका क्लाइंट है और ये आपका क्या है? सर्वर कंप्यूटर, और दोनों में क्या है? दोनों में आपके पास इंटरनेट की सुविधा है। पर जब तक आपको वर्ल्ड वाइड वेब की सुविधा नहीं मिलेगी तो आप यहां से जो आपका कंटेंट है वो आपके कंप्यूटर पर पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। विदाउट वर्ल्ड वाइड वेब के आपके सर्वर कंप्यूटर में जो कंटेंट है, जो वेब पेजेस हैं, वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। सो इन वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? www की, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की। मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब आपकी एक प्रकार की सेवा है, सर्विस है, जो क्या करती है? जो आपके जिसकी मदद से क्या है? जिसकी मदद से आप वेब सर्वर में आपके जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, इमेज है, वीडियो है और भी ऑनलाइन कंटेंट है, उन्हें आप क्या कर सकते हो? उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ कि वेब सर्वर क्या होता है और www क्या होता है? इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसे वेब के नाम से भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली सेवा है। यह कई सारे वेब सर्वर और क्लाइंट को एक साथ जोड़ता है। इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में आपके बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज के क्या होंगे? अलग अलग वेब सर्वर्स होंगे। सो जितने भी आपके जो वेब सर्वर्स हैं अलग अलग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सभी को क्लाइंट से कौन जोड़ रहा है? उन सभी को क्लाइंट से आपका यह www ही जोड़ता है। ठीक है, पूरी दुनिया में आपके जो वेब सर्वर्स फैले हुए हैं उनको क्लाइंट से कनेक्ट कौन कर रहा है? उनको क्लाइंट से आप www के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हो। ठीक, वेब सर्वर में HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो और कई अन्य प्रकार के ऑनलाइन कंटेंट स्टोर रहते हैं जिन्हें आप वेब यानी www की मदद से ही एक्सेस कर पाते हो। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे देखिए। अब www टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो को भी दिखाने की क्षमता रखता है। मतलब पहले क्या था? पहले आप केवल टेक्स्ट की सुविधा मिलती थी, अब आपको ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो की सुविधा मिलती है। आगे देखिए वेब क्या है? वेब सूचना का अपरिमित भंडार है। क्या है कि वेब जो आपका www है उसमें क्या है? वहां पे सूचना का अपरिमित भंडार है। क्यों है भंडार? ये भी आपको बताता हूं। जहां सूचना हजारों लाखों वेबसाइट पर बिखरी रहती है। क्या रहती है? जहां सूचना हजारों लाखों वेबसाइट पर बिखरी रहती है। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं वे सभी वेब से जुड़े रहते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आप पूरी दुनिया में आपके जो भी वेब सर्वर्स फैले हुए हैं उनके थ्रू क्लाइंट को जो भी वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं वो किसके द्वारा अवेलेबल होते हैं? वो होते हैं आपके www यानी वेब। किसके द्वारा? www के द्वारा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपकी पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी आपके वेब पेजेस हैं, वो सब किससे कनेक्ट हैं? वो कनेक्ट हैं आपके किससे? आपके वेब से। क्यों? कि अगर आपके वो वेबसाइट या वेब पेजेस वेब से कनेक्ट नहीं होंगे तो आप सर्वर कंप्यूटर से उनको एक्सेस
कर ही नहीं सकते। सो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में आपकी जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, सब किससे कनेक्टेड हैं? सब आपके वेब से कनेक्टेड हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? वो आपकी वेबसाइट या वेब पेजेस में ही होती है ना। इंटरनेट पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन फैली हुई है वो सब कहाँ मिलेगी आपको? वेबसाइट्स पे या वेब पेजेस पे। और ये सब किससे कनेक्टेड है? ये सारे वेबसाइट या वेब पेजेस किससे कनेक्टेड है? आपके www यानी वेब से। इसलिए बोला जाता है कि वेब क्या है? वेब आपका सूचना का क्या है? अपरिमित भंडार है। कैसा? सूचना का अनलिमिटेड क्या है? स्टोरेज यहां पर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी वेबसाइट वेब पेज है वो सब किससे कनेक्टेड है? आपके वेब से। ठीक, ये चीज यहां लिखी हुई है कि दुनिया में जितने भी वेब पेजेस और वेबसाइट है सभी किससे जुड़े रहते हैं? वेब से जुड़े रहते हैं। और इन्हें एक्सेस करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है ये अभी मैं आपको प्रोटोकॉल्स के सेक्शंस में बताऊंगा। ठीक है, आगे जो वेब है उसको आप कई सारे वेब सर्वर का क्या बोल सकते हो? कलेक्शन भी कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? क्यों? आपकी पूरी दुनिया में जो वेब सर्वर्स हैं वो कनेक्टेड किससे हैं? आपके www से, वर्ल्ड वाइड वेब से। तो जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उसको आप क्या कह सकते हो? उसको आप बहुत सारे वेब सर्वर का क्या कर सकते हो? कलेक्शन भी कह सकते हो। क्योंकि जो आपके वेब सर्वर हैं वो क्लाइंट से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं? www के माध्यम से। ठीक, इसलिए क्या है? इसलिए आपका जो www या वेब है उसे क्या कह सकते हो आप? उससे आप बहुत सारे वेब सर्वर का कलेक्शन भी कह सकते हो। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए, वेब पूर्ण रूप से क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। कैसा प्लेटफॉर्म है? जो आपका www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है? वो पूर्ण रूप से आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आपका जो www है वो किसी भी कंपनी के हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी विशेष हार्डवेयर या किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सभी प्रकार के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। ठीक, आगे वेब इंटरेक्टिव होता है अर्थात अपने वेब सर्वर से अंतःक्रिया करने की भी क्षमता रखता है। क्या होता है? वेब में अपने वेब सर्वर से अंतःक्रिया करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये क्या था? ये था आपका वेब यानी www। तो आपको वेब सर्वर क्या होता है ये समझ में आ गया, और वेब यानी www क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं कि आपका जो वेब है यानी जो www है इसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, है ना। आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें आप किस प्रकार की भाषाओं को प्रयोग में लाते हो, है ना। इसका क्या मतलब है? मैंने भी आपको बताया था आपकी जो भी वेबसाइट है वेब पेजेस सब किससे कनेक्टेड है? वेब से, www से। सो जो वेबसाइट और वेब पेजेस हैं उनको आप तैयार करोगे तो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा, है ना। उनको तैयार करने के लिए, उनके डिजाइन बनाने के लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। सो आपकी जो पहली लैंग्वेज है वो क्या है? वो है आपकी HTML। क्या है? HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? यह www पर वेब पेज को तैयार करने की भाषा है। क्या है? यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने की भाषा है। जो आपका वेब पेज होता है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू तैयार होता है। ठीक है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। जिसमें हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी HTML लैंग्वेज है देखिए, इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका क्या? हाइपर टेक्स्ट। ठीक, एक हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट, दूसरा हो गया आपका हाइपर लिंक। ठीक है,
जो आपकी HTML लैंग्वेज है ये बेसिकली आपके हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंकिंग से बनती है। सो क्या चीज है, देखिए यह www पर वेब पेज को तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भाषा है जिसमें क्या है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, HTML में विभिन्न वेब पेजों को हाइपर लिंक के द्वारा आपस में जोड़कर रखा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सके। क्या मतलब हुआ कि आपके जो HTML में अलग अलग वेब पेजेस हैं उसमें क्या है, वो आपके हाइपर लिंक से जुड़े रहते हैं, जिसके द्वारा क्या है, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकता है। ये अभी आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आया होगा ये है क्या। देखिए मैं बताता हूं आपको। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो HTML लैंग्वेज है वो किससे मिलकर बना है, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। सो पहले हम समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट एक पेज पर उपस्थित वह टेक्स्ट है जो किसी अन्य वेब पेज से जुड़ा रहता है। क्या है, ये किसी वेब पेज पर उपस्थित वह टेक्स्ट है जो किसी अन्य वेब पेज से जुड़ा रहता है। यह स्क्रीन पर गहरे नीले रंग से या रेखांकित रहता है। क्या रहता है, यह स्क्रीन पर गहरे नीले रंग या गहरे नीले रंग या रेखांकित रहता है। आगे, हाइपर टेक्स्ट को कीबोर्ड या माउस की सहायता से क्लिक करने पर उससे जुड़ी सूचना तक पहुंचा जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट एक पेज पर उपस्थित वह टेक्स्ट है जो किसी अन्य वेब पेज से जुड़ा रहता है। यह स्क्रीन पर गहरे नीले रंग से या रेखांकित रहता है। देखिए ये फोटो दिख रही है आपको, ये इमेज दिख रही है। इस इमेज में देखिए आपको ने, जैसे मान लो आप गए, आपने क्या सर्च किया, आपने सर्च किया इंडिया। तो जैसे ही आपने इंडिया सर्च किया क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग ये आइकन्स दिखने लगेंगे। सो आपको ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है, ये ब्लू लाइन में क्या दिख रहा है आपको, कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन में आप जो आपकी जो ब्लू कलर में आपके नीले रंग में आपके जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, इन्हीं को आप बोलते हो हाइपर टेक्स्ट। क्या है, ये जो आपके नीले कलर में ये जो वर्ड लिखा हुआ है, आपके नीले कलर के में जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके कहलाते हैं हाइपर टेक्स्ट। सो जैसे ही आप माउस के माध्यम से इन हाइपर टेक्स्ट को क्लिक करोगे, जैसे मान लो आपने इस पे क्लिक किया है ना, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे सो क्या है, इसके अंदर का आपका क्या दूसरा वेब पेज अपने आप खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कि आप नेट पर जो सर्च करते हो तो उसमें जो भी आपको ब्लू कलर में आपको लिंक दी रहती है, जैसे ही आप उन लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या एक नया वेब पेज खुल जाता है। ठीक, सो यही चीज क्या है, यही चीज यहां लिखी हुई है कि हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट किसी वेब पेज पर उपस्थित वह टेक्स्ट है या किसी पेज पर उपस्थित वह टेक्स्ट है जो क्या है, जो किसी अन्य वेब पेज से जुड़ा रहता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया, आपका क्या खुल जाएगा, आपका कोई दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। तो मतलब आपका ये वाला वेब पेज और जो अगला वेब पेज है वो किसके माध्यम से जुड़ा है, आपके हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से। ठीक, समझ में आया, हाइपर टेक्स्ट क्या है, यह एक पेज पर उपस्थित वह टेक्स्ट है जो किसी अन्य वेब पेज से क्या है, जुड़ा रहता है। मतलब जैसे ही आप हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका क्या है, आपका दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। सो बेसिकली आपका जो हाइपर टेक्स्ट क्या है, वो किसी अन्य वेब पेज से जुड़ा रहता है। आगे, यह स्क्रीन पर गहरे नीले रंग से या रेखांकित रहता है। जैसा भी मैंने आपको दिखाया कि आपकी जो ये नीले कलर के दिख रहे हैं आपको वर्ड्स, ये क्या है, यही आपके हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से ये दूसरे वेब पेज से जुड़ा रहता है। आगे देखिए, हाइपर टेक्स्ट को कीबोर्ड या माउस की सहायता से क्लिक करने पर क्या है, उससे जुड़ी सूचना तक पहुंचा जा सकता है। मतलब जैसे ही आप इस हाइपर टेक्स्ट को क्लिक करोगे क्या है, आपका एक नया वेब पेज खुल जाएगा जिसमें इस हाइपर टेक्स्ट आपका जो आइकन है इससे संबंधित न्यूज तक आप पहुंच जाओगे। क्लियर, ये था आपका क्या, ये था आपका हाइपर टेक्स्ट। जो सेकंड पार्ट था आपका HTML लैंग्वेज का, वो क्या था, वो था आपका हाइपर लिंक। क्या था, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक क्या है, देखिए
यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा वेब पेजों को जोड़ने की व्यवस्था है। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट के द्वारा आपकी जो वेब पेज जुड़े रहते हैं उनको एक्चुअली जो लिंक जोड़ रही है वो लिंक आपकी क्या कहलाती है, वो लिंक आपकी कहलाती है हाइपर लिंक। जिस लिंक के थ्रू आपके इंटरनली वो वेब पेज जुड़े हुए हैं वो लिंक आपकी क्या कहलाती है, वो लिंक आपकी कहलाती है हाइपर लिंक। तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा वेब पेजों को क्या है, जोड़ने की व्यवस्था है। हाइपर लिंक द्वारा हम www पर स्थित वेब पेजों को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि मान लो आपको किसी पर्टिकुलर वेब पेज की अगर हाइपर लिंक पता हो तो आप डायरेक्ट उस वेब पेज तक पहुंच सकते हो, है ना। हाइपर लिंक के द्वारा क्या है, हम www पर स्थित वेब पेजों को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। जैसे आपका अलग अलग वेब पेज की आपकी हाइपर लिंक रहेंगी तो आपको क्या है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर हाइपर लिंक के बारे में पता है, आपको कोई पर्टिकुलर किसी वेब पेज के हाइपर लिंक के बारे में पता है तो आप उस हाइपर लिंक के थ्रू डायरेक्ट उस वेब पेज तक पहुंच सकते हो। क्लियर हो गया। सो ये समझ में आया आपको कि आपका जो HTML लैंग्वेज है उसमें क्या है, एक होता है आपका हाइपर टेक्स्ट और दूसरा होता है हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या था, जो आपको ब्लू कलर के वर्ड्स दिखाई दे रहे थे वो आपके क्या थे, वो थे आपके हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, और हाइपर लिंक क्या है, बेसिकली आपके जो लिंक, वो लिंक जो आपके वेब पेजों को जोड़ रही है हाइपर टेक्स्ट के थ्रू, वो लिंक आपकी क्या कहलाती है, वो लिंक आपकी कहलाती है हाइपर लिंक। ठीक, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेब पेज की हाइपर लिंक पता है तो आप डायरेक्ट उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है आपकी XML। क्या है, XML। XML का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रश्न MPPSC में आ चुका है कि XML का फुल फॉर्म क्या है। सो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है XML, देखिए यह www पर वेब पेज तैयार करने की एक भाषा है जहां डेटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने पर ध्यान दिया जाता है। क्या है, ये भी क्या है, जैसे आप HTML लैंग्वेज को वेब पेज तैयार करने में प्रयोग कर रहे थे वैसे ही आप XML को भी वेब पेज तैयार करने में प्रयोग करते हो। ठीक है, ये कैसी भाषा है, जहां डेटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने पर ध्यान दिया जाता है। देखिए जो आपकी XML है और जो आपका HTML है इन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या है कि आपका जो HTML भाषा है बेसिकली यहां पर वेब पेज की डिजाइन पर फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है, वेब पेज की डिजाइन पर। मतलब आपका जो वेब पेज है वो दिखने में आकर्षक लगे उस चीज पर फोकस किया जाता है। किसमें, HTML लैंग्वेज में। ठीक, वहीं जो आपका XML भाषा है उसमें क्या है, उसमें डेटा स्टोर करने तथा स्थानांतरण पर बल दिया जाता है। मतलब समझ में आया कि जो आपकी HTML लैंग्वेज थी बेसिकली वहां आप फोकस कर रहे थे किस पे, डिजाइन पे, यानी आपका वेब पेज कैसा लगे, अट्रैक्टिव लगे। वहीं जो आपकी XML लैंग्वेज है वहां पे आप बेसिकली फोकस किस पे कर रहे हो, डेटा को स्टोर करने तथा उसके स्थानांतरण यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए। क्लियर है। तो ये समझ में आया आपको कि XML क्या है। नेक्स्ट है आपका जावा स्क्रिप्ट। क्या है, जावा स्क्रिप्ट। ये क्या है, देखिए यह सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा विकसित भाषा है जिसका प्रयोग वेब पेज को बनाने में किया जाता है। इसको किसने तैयार किया है, आपकी एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसने क्या किया है, जिसने जावा स्क्रिप्ट को तैयार किया है, विकसित किया है। और इसका प्रयोग भी किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग भी आप वेब पेज को बनाने में करते हो। सो हम कह सकते हैं कि किसी वेब पेज को बनाने में आप बहुत अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। ठीक, यह क्या है, यह एक स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आपको निर्देशों की लिखने की आवश्यकता कैसी रहेगी, वो आपको कम रहेगी, आपको ज्यादा निर्देश नहीं लिखने पड़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं फिर दोबारा आता हूं।
देखिए जो आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है आपकी PHP। क्या है? PHP। इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP क्या है? PHP अभी आपकी क्या है? एक सॉफ्टवेयर भाषा है जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज बनाने में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जो आपके डायनेमिक वेब पेज हैं उसके लिए आप किसका यूज करते हो? उसके लिए आप PHP लैंग्वेज का प्रयोग करते हो। डायनेमिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो आपका वेब पेज होता है जिसमें सिंपल आपको क्या इंफॉर्मेशन दी रहती है। एक होते हैं आपके डायनेमिक वेब पेज, जैसे आपने याहू के वेब पेज देखे होंगे कि याहू के वेब पेज में नीचे क्या चलता रहता है? नीचे आपके एडवर्टाइजमेंट भी चलते रहते हैं। ठीक है, कुछ समय तक आपका एक एडवर्टाइजमेंट चलेगा, उसके बाद आपका नया एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। सो ऐसे पेजेस आपके क्या कहलाते हैं? ऐसे पेजेस आपके कहलाते हैं डायनेमिक पेजेस। ठीक है, सो इनके निर्माण विकास में किसका प्रयोग किया जाता है? PHP लैंग्वेज का। PHP लैंग्वेज का जो विकास है वो किसने किया? वो किया आपके रैस्मस लेडोर्फ ने। किसने किया? रैस्मस लेडोर्फ ने। ठीक है, प्रारंभ में इसे क्या नाम दिया गया? प्रारंभ में इसे पर्सनल होम पेज का नाम दिया गया था। ठीक है, आपकी जो साइट्स है फेसबुक, आपका फेसबुक हुआ, याहू हुई, इनकी जो वेबसाइट है वो किसमें तैयार की गई है? इनकी वेबसाइट PHP भाषा में तैयार की गई है। तो आपको क्लियर हुआ कि PHP भाषा क्या है? ये आपकी कैसी भाषा है? ये आपकी ऐसी भाषा है जिसे आप डायनेमिक वेब पेज बनाने में प्रयोग में लाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थी आपकी क्या? आपकी WW में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं। आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट। तो वेबसाइट के बारे में आप जानते हो, आपको आइडिया भी है कि वेबसाइट क्या होता है। इसको देख लेते हैं। देखिए वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह। साधारण रूप में वेबसाइट वह माध्यम है जिसकी संरचना उपयोगकर्ता द्वारा अपने इच्छित प्रारूप में की जाती है। क्या मतलब उसका? कि वेबसाइट क्या है? बेसिकली वेबसाइट कौन तैयार करता है? वेबसाइट जो अलग अलग उपयोगकर्ता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही क्या करते हैं? वेबसाइट का निर्माण करते हैं। जैसे जो निर्माण IAS है, इसकी भी क्या एक वेबसाइट है। तो इसकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होगा या इसकी वेबसाइट कैसे किस प्रकार दिखने में लगनी चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करेगा? निर्माण IAS के ही प्रबंधक, है ना। सो बेसिकली क्या है? वेबसाइट वह माध्यम है जिसकी संरचना कौन कर रहा है? जिसकी संरचना उपयोगकर्ता द्वारा अपने इच्छित प्रारूप में ही की जाती है। मतलब हमको कैसी वेबसाइट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम वेबसाइट को बनाएंगे। ठीक, आगे। वेबसाइट मुख्यतः एक तरफा संवाद होती है, अर्थात वेबसाइट में प्रकाशित संग्रह सामग्री मात्र देखी व पढ़ी जा सकती है, परंतु उपयोगकर्ता द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है? जो आपकी वेबसाइट क्या है? आपकी वेबसाइट बेसिकली कैसी है? वन वे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। क्या मतलब है इसका? कि आपने वेबसाइट देखी और वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी आप केवल उसको क्या कर सकते हो? उसको देख सकते हो या पढ़ सकते हो। ठीक है, आप चाहो कि वेबसाइट के कंटेंट को लेकर आप कोई सुझाव दे दो तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि आपका क्या हो? आपका आप टू वे कम्युनिकेशन भी हो, और कहीं कहीं इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर सामान्यता क्या है? ये आपकी कैसी है? एक तरफा संवाद, यानी वन वे कम्युनिकेशन है, जहां पे क्या है? वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप क्या कर सकते हो? केवल पढ़ सकते हो। ठीक है, पर किसी भी प्रकार का आप उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकते। आप चाहो तो उस कंटेंट को बदल दो तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, खेलकूद, राजनीति, विज्ञान आदि हर विषय से संबंधित वेबसाइट मौजूद है। क्या है? कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे स्पोर्ट्स में जाओ, एंटरटेनमेंट में जाओ, खेलकूद में चले जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, है ना, साइंस में चले जाओ, इन सभी फील्ड में क्या है? इनसे संबंधित अलग अलग वेबसाइट आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रत्येक प्रकार के उपक्रम, संगठन एवं प्रतिष्ठानों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है। क्या है? कि वर्तमान में आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का कोई संगठन है, तो उन सभी ने क्या क्या रखा है? उन सभी ने अपनी अलग अलग वेबसाइट बना रखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या है?
देखिए वेब पेज किसी वेबसाइट का क्या है, उपसमुच्चय। क्या है, उपसमुच्चय या सबसेट। क्या है, उपसमुच्चय या सबसेट। जैसे जो बुक होती है आपकी, तो बुक किससे मिलकर बनती है, बुक आपकी बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनती है कि जब आप बहुत सारे पेजेस को एक साथ किसी जगह पर रख दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी बुक। ठीक है। सो ठीक उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के आपका क्या बन जाता है, बहुत सारे वेब पेज को मिला के आपकी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है। तो जिस प्रकार जो पेपर है वो क्या है, वो किसी बुक का क्या है, सबसेट, उसी प्रकार जो वेब पेज है वो क्या है, वो किसी वेबसाइट का क्या है, सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। ठीक। देखिए जिस तरह किसी पुस्तक के सभी पेज एक साथ मिलकर पुस्तक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न वेब पेजों से मिलकर क्या बनती है, आपकी वेबसाइट का निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जिस तरह किसी पुस्तक में पेज को उसके नंबर से एक्सेस किया जा सकता है, उसी तरह वेबसाइट के किसी भी पेज को उसके URL से एक्सेस किया जा सकता है। क्या क्या मतलब हुआ इसका, देखिए अभी आपको बताया कि आपके अलग अलग वेब पेजेस को मिला के क्या बन गया, आपकी वेबसाइट बन गई। ठीक उसी प्रकार जैसे अलग अलग पेजों को मिला के आपकी बुक बन जाती है। सो मान लो आपकी कोई बुक है और आप किसी पर्टिकुलर क्या है पेज पर जाना चाहते हो, तो आप पेज पर डायरेक्ट कैसे जाओगे, उस पेज का अगर आपको नंबर पता है तो आप डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हो, है ना। जिस तरह किसी बुक में पेज को क्या है उसके नंबर से एक्सेस किया जा सकता है, इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार अगर आपको किसी वेबसाइट के क्या है, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हैं। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेब पेज के URL का पता है, URL क्या है, URL बेसिकली क्या है, ये है आपका उस वेब पेज का क्या एड्रेस। क्या है, एड्रेस। जैसे आपके बुक के केस में क्या था कि आपको पेज क्या था, पेज का अगर नंबर पता हो तो आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच सकते हो। ठीक उसी प्रकार जो URL वो क्या है, वो आपके वेब पेजेस का क्या होता है, एड्रेसेस होता है। और अलग अलग वेब पेजेस के अलग अलग क्या होते हैं, URL होते हैं। सो अगर आपको किसी वेबसाइट के अंदर किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर ही जाना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको उस वेब पेज का URL यानी एड्रेस पता हो तो डायरेक्ट आप उस वेब पेज पर पहुंच सकते हो। ठीक। जैसे URL का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका क्या है, URL का एक एग्जांपल है कि अगर आपको जैसे NDTV इंडिया का मैंने एक URL लिखा है कि NDTV इंडिया के किसी पर्टिकुलर वेब पेज का क्या है, एक URL है। सो अगर आप इस URL को टाइप करोगे तो डायरेक्ट आप NDTV इंडिया के उस वेब पेज तक पहुंच जाओगे। सो ये बेसिकली क्या है, ये आपके NDTV इंडिया की किसी पर्टिकुलर वेब पेज का क्या है, एड्रेस या URL। समझ में आया। सो जैसे आप किसी पुस्तक में किसी पेज को उसके नंबर से एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार आप वेबसाइट के किसी भी वेब पेज को उसके URL से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है। आगे देखते हैं, वेब पेजों को HTML, XML, C++ आदि भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर लिखा जा सकता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउजर। क्या है, नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, देखिए इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउजर के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, वेब ब्राउजर के माध्यम से किया जाता है। आप जो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो, गूगल क्रोम क्या है, जो क्रोम है आपका क्या है, बेसिकली आपका वेब ब्राउजर है। सो आपको जहां भी किसी पर्टिकुलर साइट पे जाना होता है, सबसे पहले आप किसको क्लिक करते हो, सबसे पहले आप जाते हो गूगल क्रोम पे, यानी सबसे पहले आप क्रोम पर क्लिक करते हो। उसके बाद ही क्या है, आपको सामने क्या है, एड्रेस बार खुलता है, वहां पे आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो। ठीक है। और उसके बाद ही क्या है, उसके बाद आप उस वेबसाइट तक पहुंचते हो। सो बेसिकली
इंटरनेट पर क्या है, इंटरनेट पे आप जो वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग कर रहे हो किसके माध्यम से कर रहे हो, वो कर रहे हो आप वेब ब्राउजर के माध्यम से। क्यों, क्योंकि वेब ब्राउजर के में जाने के बाद ही क्या करते हो, उसके जाने के बाद ही आप टाइप करते हो, लिखते हो www, जैसे मान लो याहू साइट जाने तो क्या लोगे www.yahoo.com। तो ये जो आपने www.yahoo.com लिखा, ये जो आपने www लिखा, ये कैसे लिखा, इसके लिए पहले आपको किस में जाना पड़ा, इसके लिए पहले आपको क्रोम में जाना पड़ा, उसके बाद ही क्या है, उस पहले आपने क्रोम पे क्लिक किया, उसके बाद ही आपके विंडो खुली और वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने www.yahoo.com टाइप किया। ठीक, सो यही चीज यहां लिखी हुई है कि इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का अगर प्रयोग करना है तो आप इसके माध्यम से करोगे, इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग आप वेब ब्राउजर के माध्यम से किया जाता है। ठीक, सो वेब ब्राउजर क्या है, बेसिकली वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो www पर उपस्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। क्या मतलब हुआ कि वेब ब्राउजर की मदद से क्या कर पा रहे हो आप, जो www पे आपका जो भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, यानी आपकी जो वेबसाइट में जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो क्या है, वो आप उपयोगकर्ता को उपलब्ध करा पा रहे हो। ठीक, तो मतलब समझ में आया वेब ब्राउजर क्या है, ये कैसा प्रोग्राम है, ये आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, जिसके माध्यम से ही आप जो www पर उपस्थित आपके जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं या मान लीजिए और भी जो कंटेंट है, वो क्या है, वो उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, आगे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर HTTP, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर HTTP पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, यह आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। ठीक, आगे देखते हैं। वेब ब्राउजर का प्रयोग कर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कि वेब ब्राउजर का प्रयोग कर आप जो वेब पेज देखते हो वो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आप ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हो। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या आपको समझ में आया, क्या है कि इंटरनेट पर आप जो वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग कर रहे हो वो बेसिकली आप वेब ब्राउजर के माध्यम से ही करते हो, है ना। जो वेब ब्राउजर क्या है आपका, वो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके www पर उपस्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक, इसके माध्यम से क्या है, www पे आपके जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूजर को अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक, आगे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर किस पे काम करता है, HTTP प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्फिंग के दौरान बेसिकली अगर सर्फिंग करते हो तो होता क्या है, सर्फिंग के दौरान URL हाइपरलिंक या ब्राउजर पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से क्या है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। कि आपने क्या किया, जैसे आपने गूगल क्रोम खोला तो क्रोम के खोलोगे तो आपकी एक विंडो खुल जाएगी, उस विंडो में या तो आप URL टाइप कर दो जैसा मैंने आपको बताया था अभी, या आप हाइपरलिंक पता आपको उसी वेब पेज की, तो टाइप कर दो। तो क्या है, उससे आप क्या है, उसकी सहायता से आप एक वेब पेज से या उस दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, हाइपरलिंक डाल दोगे, URL डाल दोगे तो क्या आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा क्या है, आपके नेविगेशन टूल्स रहते हैं, तो नेविगेशन टूल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो उससे भी क्या है, एक वेब पेज से आप जो दूसरा वेब पेज कनेक्ट होगा उस पर आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। किसी वेब ब्राउजर में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का URL टाइप करते हैं तो ब्राउजर उस URL को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से IP एड्रेस में बदल देता है तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमें जोड़ देता है। देखिए बेसिकली वेब ब्राउजर के माध्यम से हम किसी वेबसाइट तक पहुंचते कैसे हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी वेब ब्राउजर में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का URL टाइप करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो आपने किसी वेबसाइट में क्या किया, आपने ब्राउजर में गए और आपने किसी वेबसाइट या वेब पेज का क्या URL टाइप किया, जैसे आपने टाइप किया http:/yahoo.com। ठीक है, आपने ये किया, ये क्या कर दिया आपने, ये आपने टाइप कर दिया। तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर उस URL को यानी इस URL को क्या करेगा, डोमेन नेम सिस्टम की मदद से किसमें बदल देगा, IP एड्रेस में बदल देगा। IP एड्रेस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो IP एड्रेस बेसिकली होते क्या है, IP एड्रेस में क्या है, कुछ इस तरह से आपके क्या है,
कुछ इस तरह से आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है, किसमें, अंकों में। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आईपी एड्रेस। क्यों, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर वो क्या समझता है, वो अंक ही समझता है ना। सो ये क्या कर रहा है, जो ब्राउजर ने क्या किया, ऐसे ही आपने यूआरएल टाइप किया तो ब्राउजर ने क्या किया, उस यूआरएल को जो आपका डोमेन सिस्टम है उसकी मदद से कैसे बदल दिया, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में बदल गया। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने ये टाइप किया http./yahoo.com, सो इसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको उसने एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही आपका ये यूआरएल एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, आपका जो ब्राउजर क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए क्या करेगा, उस वेबसाइट से हमें जोड़ देगा। क्यों, जैसे आपको आईपी एड्रेस मिला, वैसे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए हम उस वेबसाइट से जुड़ जाएंगे। मतलब इस साइट का जो भी आईपी एड्रेस था, जैसे ही वो आया तो हम क्या हो गए, हम डायरेक्ट उस वेबसाइट से या उस वेब पेज से कनेक्ट हो गए। समझ में आया क्या चीज है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। किसी वेब ब्राउजर में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं तो ब्राउजर उस यूआरएल को किस में बदल देता है, डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल देता है, तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट से हमें जोड़ देता है। जैसे ही आपने यूआरएल टाइप की, वो किसमें बदल गया, वो बदल गया आपके आईपी एड्रेस में। और जैसे वो आईपी एड्रेस में बदला, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए हम डायरेक्ट क्या जुड़ जाएंगे, इस वेबसाइट से जुड़ जाएंगे, यानी इस वेबसाइट का होम पेज हमारे सिस्टम पर खुल जाएगा, है ना। तो हम जो टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका इंटरनली आपका जो आपने यूआरएल टाइप किया था वो किसमें बदल गया, वो आपका इंटरनली किसमें बदल जाता है, एक आईपी एड्रेस में बदल जाता है। और जैसे ही आपका यूआरएल आईपी एड्रेस में बदलता है, वैसे ही आप उस यूआरएल से संबंधित वेब पेज या वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। क्लियर हुआ, आगे देखिए, इसको उदाहरण क्या है, अभी आपको पता है क्रोम, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ये सब आपके ब्राउजर के एग्जांपल हैं। क्लियर है। सो ब्राउजर होता क्या है और ब्राउजर के माध्यम से हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं, समझ में आया कि साइट कैसे खुल रही है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो यूआरएल टाइप की उसमें किसमें बदल जाती है, वो आपके आईपी एड्रेस में बदल जाती है। और जैसे ही आईपी एड्रेस में बदलती है, वैसे ही हम क्या है, उस साइट के या उस वेब पेज से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका सर्च इंजन। क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, जो आप गूगल सर्च इंजन है जिसपे आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, वो क्या है आपका सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग www पर सूचना खोजने हेतु किया जाता है। ठीक, वेब पर सूचनाओं का अथाह भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज होते हैं जिन्हें इंटरनेट के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। इस अथाह भंडार में से वांछित सूचना खोजने से सर्च इंजन हमारी मदद करता है। क्या मतलब है इसका, देखिए सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन है आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या कर रहा है, जिसके प्रयोग से आप www यानी वेब पर सूचना को सर्च या खोज पा रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो वेब है वो कैसा है, वो सूचनाओं का असीमित भंडार है, मतलब वहां पे अनगिनत सूचनाएं बिखरी हुई हैं। ठीक है, सो अगर आपको किसी नेट पर अगर आपको नेट पर उपलब्ध किसी सूचना तक पहुंचना है तो उसके एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपके इंटरनेट पर जितनी भी सूचनाएं फैली हुई हैं, आपके नेट पर जितने भी अनगिनत सूचनाएं फैली हुई है, उन सभी सूचनाओं को आप देखो, है ना, उन सभी सूचनाओं को आप चेक करो, उसके बाद किस पे पहुंचोगे, आपको जो सूचना चाहिए उस पर आप पहुंच पाओगे। पर इस चीज में क्या लगेगा, इस चीज में आपकी हो सकता है आपकी पूरी उम्र निकल जाए। क्यों, क्योंकि इंटरनेट पर तो क्या है, वेब पर क्या फैला हुआ है, वेब पर अनगिनत करोड़ों अरबों क्या फैली हुई है, सूचनाएं फैली हुई हैं। तो उन सूचनाओं में से आपको जो पर्टिकुलर सूचना चाहिए उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है ना। अगर आप एक एक करके सारी सूचना को देखोगे तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है सर्च इंजन की, जो क्या करता है, जो ये काम करता है कि आपको जो पर्टिकुलर सूचना चाहिए वो केवल उसी से संबंधित सूचना आपको क्या है, सर्च करके देता है। जैसे इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट पे अनगिनत सूचना फैली हुई है, आपको सूचना सर्च करनी है किसकी, इंडिया की, किसकी, इंडिया की। तो आप जैसे गूगल पे क्या टाइप करोगे, इंडिया, तो वो गूगल सर्च इंजन वो क्या करेगा, वो इंडिया से संबंधित जो भी आपके वेब पेजेस हैं, आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उससे संबंधित वेब पेजों की क्या है, एक इंडेक्स बना के, एक सूची बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, जिससे आपको जो कंटेंट चाहिए उस कंटेंट तक आप इजीली पहुंच सकते हो।
सो अल्टीमेटली वेब जो आपका सर्च इंजन है वो कर क्या रहा है, वो आपको वेब पर जो आपकी अनगिनत सूचनाएं फैली हुई है उसमें से आपके काम की जो सूचना है उसको खोजने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, ये चीज यहां लिखी हुई है, ये क्या है, ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वेब पर यानी www पर सूचना खोजने हेतु किया जाता है। वेब पर सूचनाओं का क्या है, अथाह भंडार है जिसमें करोड़ों क्या है, वेब पेज होते हैं जिन्हें इंटरनेट के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। इस अथाह भंडार में से वांछित सूचना खोजने में क्या करता है, सर्च इंजन हमारी मदद करता है। मतलब जो आपकी असीमित या अनगिनत सूचनाओं का जो भंडार है उसमें से आपके काम की जो सूचना है उसको खोजने में सर्च इंजन आपकी मदद करता है। ठीक, देखिए सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। क्या होता है कि सर्च इंजन में क्या है कि आपके जो वेब है उस पर जो भी वेब पेजेस हैं उन सभी की क्या रखता है, वो सूची बनाकर रखता है। यह वेब पेज के टाइटल, मुख्य शब्द या वेब पेज पर स्थित किसी अन्य शब्द या शब्द समूह के आधार पर वेब पेज की खोज करता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपने क्या टाइप किया, आपने टाइप किया इंडिया। क्या किया, इंडिया। अब अगर आप इंडिया टाइप ना करते, केवल IND टाइप करते, तो इससे भी वो समझ लेता कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, आप इंडिया सर्च करना चाहते हो, वो ले लेता अपने आप। तो ये चीज यहां लिखी हुई है, क्या कर रहा है, यह वेब पेज के टाइटल, मुख्य शब्द या वेब पेज पर स्थित किसी अन्य शब्द या शब्द समूह के आधार पर आपके वेब पेज की खोज करके आपको दे देता है। ठीक है, ये सर्च इंजन प्रायः परिणामों को एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसके रूप में सूची प्रस्तुत करते हैं, ये जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, उनको एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये सूची के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको कहते हैं आप इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो आप इंडेक्सिंग। ठीक, जिससे वांछित सूचना की प्रगति और उसकी स्थिति का पता चलता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए सर्च इंजन किसी सूचना तक बहुत कम समय में पहुंचने में हमारी सहायता करता है और तथा हमें सूचना ओवरलोड से भी बचाता है। ये क्या चीज है, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये वही लिखा हुआ है। क्या कर रहा है कि हम बहुत कम समय में हमको जो सूचना चाहिए वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, किसकी मदद से, सर्च इंजन की मदद से। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये हमें सूचना ओवरलोड से भी बचाता है। सूचना ओवरलोड का क्या मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना कोई पर्टिकुलर कंटेंट देखना है या इंफॉर्मेशन देखनी है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जितना भी नेट पे फैला हुआ है सूचना है वो सभी को देखो। तो अगर आप ऐसा करने लगे तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर सूचनाओं का क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको फिर वो अनगिनत सूचनाएं चेक करनी पड़ेगी कि उनमें से आपको अपनी काम की सूचना निकालनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके ऊपर सूचना का क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो बेसिकली जो सर्च इंजन है वो क्या कर रहा है, वो हमें सूचना ओवरलोड से भी बचा रहा है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है आपके सर्च इंजन के। गूगल हो गया, याहू का हो गया, बिंग हो गया, है ना, डक डक गो हो गया, बेदू हो गया चाइना का। ये सारे आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं नाम इसके। क्लियर है। सो सर्च इंजन क्या है ये समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल। क्या है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है, देखिए नियमों तथा प्रतिमानों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल बेसिकली आपके कुछ नियम या प्रतिमान है, यानी कुछ आपके रूल्स या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आप प्रोटोकॉल कहते हो, है ना। सो आपकी जो वेब है, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, उन पर सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, उनके लिए आप जिन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, देखिए प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल बेसिकली आपकी जो कुछ नियम या प्रतिमान, आपके नियम तथा प्रतिमान है जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप प्रोटोकॉल कहते हो। ठीक, और आपका जो वेब है यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, उस पर आप जो सूचनाओं का जो भी आपका आदान प्रदान होता है, तो आपका जो सूचनाओं का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये बेसिकली आपके कुछ नियमों और प्रतिमानों के आधार पर ही होता है। कुछ फिक्स नियम और प्रतिमान होते हैं, उन्हीं के आधार पर इंटरनेट पर आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो वेब पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आप बोलते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट पर आपके जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है
वो एक्सचेंज जिन नियमों तथा प्रतिमानों के अंतर्गत हो रहा है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, इन प्रोटोकॉल के माध्यम से विभिन्न वेब पेज वेब सर्वर से ब्राउजर तक भेजे जाते हैं। जो आपका वेब सर्वर को क्या कर रहा था, आपका वेब सर्वर वेब पेजेस भेजता है। सो बेसिकली जो वेब सर्वर से वेब पेजेस भेजे जाते हैं वो बेसिकली इन्हीं प्रोटोकॉल के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। मतलब कुछ नियमों और प्रतिमानों का पालन करके ही आपके वेब सर्वर से वेब पेज भेजे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। पहली, ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित है या नहीं, यानी जिस मीडिया के थ्रू आप जिस चैनल के थ्रू आपका ट्रांसमिशन हो रहा है वो व्यवस्थित है या नहीं। दूसरा, नेटवर्क अवयव एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं, यानी आपके नेटवर्क के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या नहीं है। और तीसरा, कब और कितना डाटा हस्तांतरित हो रहा है, मतलब कितने डाटा का फ्लो हो रहा है और कब हो रहा है, ये भी आपका क्या है, आपके प्रोटोकॉल का क्या है, कार्य है। ठीक है, सुनना है, सॉरी। आगे देखते हैं। देखिए, अब आपके प्रोटोकॉल के क्या है, कुछ प्रकार है। पहला है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? TCP/IP। TCP/IP। देखिए क्या है ये? यह इंटरनेट में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल है। क्या है? ये जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है TCP है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP। ये जो आपके TCP और IP है ये बेसिकली है क्या, ये आपके दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, पर होता क्या है, इनका प्रयोग हम एक साथ ही करते हैं, है ना। पर चूंकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है अतः इन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोल देते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, हैं तो आपके दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल, TCP अलग है और IP अलग है, पर इनका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, इनका प्रयोग हम एक साथ कर रहे हैं, इसलिए इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोल देते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रयोग कहां होता है इस प्रोटोकॉल का? देखिए, इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर कंप्यूटर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है कि मान लीजिए आपका एक तो हो गया आपका क्या, सर्वर, एक तो हो गया आपका सर्वर कंप्यूटर, दूसरा क्या हो गया दूरस्थ कंप्यूटर, मतलब क्लाइंट, मतलब हम लोग। तो जो क्लाइंट और सर्वर है, जो आपका क्लाइंट और सर्वर है, इनके बीच में जो आपका संचार यानी जो कम्युनिकेशन चैनल स्थापित की जा रही है वो किसके माध्यम से की जा रही है, वो की जा रही है आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के माध्यम से। ठीक है, इस सूट के माध्यम से जो दूरस्थ कंप्यूटर यानी क्लाइंट तथा सर्वर कंप्यूटर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है। ठीक है, सो TCP/IP क्या हुआ, TCP/IP क्या हुआ आपका, ये आपका इंटरनेट का क्या है, संचार प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? ये आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी संचार प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ही आप दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर कंप्यूटर के मध्य क्या स्थापित कर रहे हो, संचार को स्थापित कर रहे हो। ठीक, आगे देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, जो आपका TCP/IP है प्रोटोकॉल सूट, ये काम कैसे करता है। देखिए, जो आपका TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ये आपकी पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ये करता है पैकेट स्विचिंग तकनीक का। ठीक, ये क्या होती है? देखिए, जब किसी सूचना या डेटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पैकेट कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लीजिए आपका कोई सर्वर है, उसके द्वारा क्या भेजा जा रहा है, उसके द्वारा किसी सूचना को भेजा जा रहा है। जैसे मान लो कि आपका कोई सूचना है A, आपकी कोई सूचना है A, इस सूचना को क्या किया जा रहा है, इस सूचना को सर्वर कंप्यूटर द्वारा भेजा जा रहा है। सो जो आपका TCP है, जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये क्या करेगा, ये इस सूचना को क्या करेगा, ये इस सूचना को
छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देगा। मान लीजिए जो आपकी सूचना ए थी, उसने क्या किया, उसने ए को A1, A2, A3, A4, A5 में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। और ये आपके जो छोटे छोटे समूह हैं A1, A2, A3, ये क्या है, ये आपके कहलाते हैं पैकेट। क्या कहलाते हैं, इनको आप बोलते हो पैकेट। तो हुआ क्या कि जो सर्वर या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर सूचना डेटा को भेजा गया, उसको टीसीपी ने क्या किया, उसको टीसीपी ने किसमें विभाजित कर दिया, छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिया, जो आपके क्या कहलाते हैं, जो आपके कहलाते हैं पैकेट। ठीक, आगे देखिए, देखिए ये क्या हो गया, इसने आप टीसीपी ने क्या कर दिया, इनको छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी जो आपका आईपी है, वो क्या करेगा, वो इन सभी पैकेट को क्या देगा, फिर वो प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता दे देता है। मतलब जितने भी आपके पैकेट थे A1, A2, A3, A4, A5, इन सबको क्या दे देगा, इन सबको आपका जो आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो क्या करेगा, एक विशेष पता दे देता है। ठीक है, तथा गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता तय करता है। क्या कर रहा है आईपी, कि एक तो जो भी आपके पैकेट्स बने थे उन सबको क्या दे दिया, उनको एक विशेष पता दे दिया, साथ ही उन पैकेट्स को गंतव्य तक वो पैकेट कैसे पहुंचेंगे, इसका रास्ता भी कौन निर्धारित कर रहा है, इसका रास्ता भी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्धारित कर रहा है। जैसे मान लो आपका जो पैकेट थे आपके क्या है, पैकेट आपका जो था, आपका सूचना क्या थी ए, ये किसमें विभाजित हो गई, ये हो गई आपकी A1, A2, A3, A4, A5। अब ये जो पैकेट्स हैं, इनको क्या दे दिया, इनको आईपी ने क्या दे दिया, एक विशेष पता दे दिया। साथ ही ये पैकेट्स गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे, इसका भी निर्धारण कौन कर रहा है, इसका निर्धारण भी कौन कर रहा है, आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो मान लो ये आपका सर्वर ने क्या भेजा, सर्वर ने भेजा आपका इंफॉर्मेशन ए, सर्वर ने क्या भेजा आपको, इंफॉर्मेशन ए। इस इंफॉर्मेशन को जो टीसीपी था उसने किसमें ब्रेक कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया अलग अलग पैकेट्स में। ठीक है, और इन पैकेट्स को क्या मिल गया, इन पैकेट्स को आईपी ने क्या दे दिया, विशेष पता। और साथ ही ये पैकेट गंतव्य तक, मान लो गंतव्य आपका कोई क्लाइंट कंप्यूटर है, वहां तक क्या करना है, वहां तक इस इंफॉर्मेशन यानी इन पैकेट्स को पहुंचना है। सो ये पैकेट्स यहां तक कैसे पहुंचेंगे इस क्लाइंट कंप्यूटर तक, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, इसका निर्धारण भी आपका आईपी करेगा। ठीक, आगे देखते हैं, ये पैकेट समान अथवा अलग अलग रास्तों से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। देखिए ये जो पैकेट्स हैं, हो सकता है कि आपका एक सिंगल क्या हो, चैनल हो, उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा ये सारे के सारे पैकेट आपके क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच जाएं। या ये भी हो सकता है कि ये जो जितने भी आपके पैकेट्स हैं, ये अलग अलग रास्तों से क्या है, मतलब अलग अलग चैनल से कहां पहुंचे, अलग अलग चैनल से आपके, अलग अलग चैनल से आपके गंतव्य तक पहुंचे। ये भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है एक साथ पहुंच जाए, या हो सकता है अलग अलग रास्तों से भी गंतव्य तक पहुंचे। ठीक है, नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। इस नेटवर्क में एक राउटर जुड़ा रहता है, वो क्या करता है, वो प्रत्येक पैकेट को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए यदि एक संचार माध्यम में कोई खराबी आती है तो डेटा पैकेट्स उपलब्ध वैकल्पिक संचार माध्यमों के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लो आपकी, हो सकता है मान लो आपकी जो पहली चैनल थी, इसके थ्रू क्या जा रहा था, इसके थ्रू जा रहा था मान लो आपका पैकेट A1, और जो आपकी दूसरी चैनल थी, इसके थ्रू क्या जा रहा था, इसके थ्रू जा रहा था आपका पैकेट A2। तो हो सकता है कि आपकी जो पहली चैनल वो क्या है, वो खराब हो जाए, मतलब आपकी जो A1 वाली चैनल थी वो क्या है, वो खराब हो जाए। सो अगर आपकी कोई संचार चैनल खराब हो जाती है, तो इस केस में क्या है, इस केस में जो आपका A1 पैकेट था, वो उपलब्ध, जो बाकी आपके जो अलग उपलब्ध आपके संचार चैनल है, उनमें से किसी भी चैनल के थ्रू गंतव्य तक पहुंच सकता है। ठीक है, अगर आपकी मान लो A1 पैकेट की चैनल खराब हो जाती है, तो हो सकता है आपका A1 पैकेट कैसे पहुंच जाए, A2 वाली चैनल के थ्रू पहुंच जाए, या हो सकता है ये वाली चैनल के थ्रू पहुंच जाए, या ये वाली चैनल के थ्रू पहुंच जाए। तो मतलब क्या कहने का, कि अगर किसी संचार माध्यम में कोई खराबी आती है, तो आपका जो डाटा पैकेट है वो क्या करेगा, वो उपलब्ध वैकल्पिक संचार माध्यमों के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं। जो बाकी आपके उपलब्ध वैकल्पिक संचार माध्यम है, उनके द्वारा आप डेटा पैकेट्स को पहुंचा सकते हो। ठीक है, आगे
गंतव्य स्थान पर पुनः इन पैकेट्स को टीसीपी की मदद से क्या किया जाता है, टीसीपी की मदद से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर को उपयोग के लिए दे दिया जाता है। क्या मतलब है इसका, देखिए जैसे ये पैकेट्स कहां पहुंचेंगे, जैसे ये पैकेट्स इस गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचेंगे, ये आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर क्या है, गंतव्य, जैसे ही सारे पैकेट यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचने से पहले क्या होगा, जो आपका जो टीसीपी होगा वो क्या करेगा, वो वापस इन A1 A2 आपके जो A3 और जो आपका A4 और A5 था इनको किस में व्यवस्थित कर देगा, इनको क्रम में व्यवस्थित करके वापस इसको A में बदल देगा, है ना। जिस A को उसने A1 A2 A3 A4 में तोड़ा था उसको वापस व्यवस्थित करके किस में बना देगा, वो फिर से आपका A में बना देगा, क्या, आपका टीसीपी। और उसके बाद ये कहां पहुंच जाएगा, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच जाएगी। तो समझ में आया क्या हुआ कि सर्वर से मान लो जो कोई इंफॉर्मेशन गई ए, टीसीपी ने क्या किया, उसको A1 A2 A3 में क्या कर दिया, अलग पैकेट समूह में विभाजित कर दिया, ठीक। उसके बाद जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल था उसने इन सभी पैकेट को क्या दे दिया, एड्रेस दे दिए, साथ ही गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता भी तय कर दिया, ठीक है। अब ये पैकेट एक ही चैनल से या हो सकता है अलग चैनल से गंतव्य तक पहुंचे, और अगर कोई एक चैनल खराब हो जाती है तो जो आपका डेटा पैकेट है वो उपलब्ध वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंच सकता है। और जैसे ये चैनल गंतव्य तक पहुंचेंगे तो वापस जो टीसीपी है वो क्या करेगा, इन सबको मिला के क्या बना देगा, इंफॉर्मेशन ए, जो आपको कहां पहुंचनी थी, जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंचनी थी। तो आपको समझ में आया कि आपका जो टीसीपी आईपी सूट है ये कैसे काम करता है। आगे देखिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। देखिए नेक्स्ट है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका नेक्स्ट प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। आप ईमेल के लिए बेसिकली जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो, ईमेल भेजने के लिए आप जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हो आप SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हो। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने किसी को ईमेल भेजा, तो पहले हमारा जो मैसेज है ईमेल का वो कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा आपके ईमेल सर्वर तक, और उसके बाद ईमेल सर्वर से वो कहां पहुंच जाएगा, हमको जिसको भेजना था, है ना, प्राप्त करता तक। तो इसके लिए इस पूरी प्रोसेस में आप किसका प्रयोग कर रहे हो, इस पूरी प्रोसेस में आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोटोकॉल है वो है आपका HTTP प्रोटोकॉल। क्या है, HTTP प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, देखिए यह www यानी वेब पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली कैसा प्रोटोकॉल है, ये आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो क्या कर रहा है, जो किसका ट्रांसफर कर रहा है, जो आपके हाइपर टेक्स्ट का ट्रांसफर कर रहा है ना। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कहां मिलेंगे आपको, वेब पर, है ना, क्योंकि वेब पर ही आपकी सारी वेबसाइट कनेक्टेड है। सो यह www पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। बेसिकली आप जो वेब सर्वर से वेब पेज अवेलेबल कराते हो अपने लिए, वो किसके थ्रू होते हैं, वो आपके HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। यह क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, यह आपका क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल या डेटा भेजने का अनुरोध करता है। क्या करता है, फाइल या डेटा भेजने का अनुरोध करता है। दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर
संबंधित सूचना वापस भेजता है। क्या मतलब है इसका कि इसमें आपका एक कंप्यूटर वो क्या करेगा, वो दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करेगा और क्या करेगा, संपर्क स्थापित कर फाइल या डेटा भेजने का अनुरोध करता है। दूसरा कंप्यूटर क्या करेगा, दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर लेगा और संबंधित सूचना क्या कर देगा, संबंधित सूचना को वापस भेज देगा, है ना। जिस कंप्यूटर ने सूचना मांगी थी उस कंप्यूटर को वो सूचना भेज देगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? देखिए, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ना। किस लिए किया जाता है कि आपका जो कंप्यूटर है जो सर्वर है उसके बीच जो फाइल का स्थानांतरण है उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हो, उसके लिए आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये जो फाइल है, फाइल में क्या हो सकता है, फाइल में आपका डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक्स हो सकते हैं, या ध्वनि हो सकती है, साउंड हो सकता है, या कोई भी इमेज हो सकती है। फाइल के अंदर आप कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, सो एफटीपी क्या है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच क्या है, फाइल को ट्रांसफर यानी फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और उस फाइल में आपका डेटा हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, या कोई चलचित्र हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलनेट। देखिए ये क्या है, यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। क्या करता है, ये आपका टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि जैसे आप कमांड दोगे उस हिसाब से आपका ये काम करेगा। देखते हैं कैसे करता है। देखिए, टेलनेट प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूर संचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का उपयोग किया जाता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ, बेसिकली आप टेलनेट प्रोग्राम के थ्रू कर क्या रहे हो, टेलनेट प्रोग्राम के थ्रू आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आपके दो अलग अलग जगह पे क्या है, कंप्यूटर है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, है ना, यहाँ पे आप हो इस कंप्यूटर के पास, और मान लो इस कंप्यूटर से दूर कहीं बहुत दूर क्या है, आपका एक दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है रिमोट एरिया में जहां कोई भी नहीं है। ठीक, सो होगा क्या कि टेलनेट प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा, टेलनेट प्रोग्राम के थ्रू दो अलग अलग स्थानों पर, यानी एक स्थान तो वो जहां पर आपके पास कंप्यूटर है, प्लस एक दूसरे स्थान पे जहां जहां कंप्यूटर रिमोट एरिया में रखा हुआ है, मतलब कंप्यूटर के आसपास कोई नहीं है। तो इन दोनों कंप्यूटरों के बीच क्या है, दूर संचार नेटवर्क द्वारा आप आपस में इन दोनों को जोड़कर जो आपका रिमोट कंप्यूटर है, यानी आपका जो ये वाला कंप्यूटर है, जो आपका रिमोट कंप्यूटर है, इसके डेटा और फाइलों का आप उपयोग कर सकते हो, है ना। आप मतलब आप यहां से बैठ के जो आपका रिमोट कंप्यूटर है, जो दूरस्थ स्थान में आपका कंप्यूटर है, आप इस कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, सो इसे क्या कहते हैं, इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो रिमोट एरिया में आपका जो सिस्टम रखा हुआ है, आप उसको किसी दूसरी जगह से बैठकर भी लॉगिन कर पा रहे हो। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए होता क्या है, टेलनेट द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हो। कैसे बैठ करते हैं कि हमको ऐसा लगेगा कि हम यहां तो बैठे हुए हैं, साथ ही हम यहां भी बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथा कंप्यूटर में होने वाले प्रोसेसिंग और उसके परिणाम को लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जा सकता है। क्या मतलब है इसका, देखिए क्या किया, ये था आपका लोकल कंप्यूटर, ये क्या है आपका लोकल कंप्यूटर। तो जो आपका लोकल कंप्यूटर यहाँ पे मान लो आपने कोई कमांड दी a+b, ठीक है, आपने क्या दी, आपने कोई कमांड दी a+b। तो जैसे ही आपने इस कंप्यूटर में कमांड दी a+b, सो इस कमांड का क्रियान्वयन कहाँ हो जाएगा, इस कमांड का क्रियान्वयन आपके इस रिमोट कंप्यूटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस रिमोट कंप्यूटर में हो जाएगा। और इस कमांड के क्रियान्वयन के बाद जो रिजल्ट आएगा, मान लो कोई रिजल्ट आया C,
सो वो रिजल्ट आपको कहां दिखेगा, वो रिजल्ट आपको यहां पर शो होने लगेगा। समझ में आया क्या मतलब इसका? क्या कर रहे हैं हम कि इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। मतलब आपने जो कमांड टाइप किया था a+b, उसका क्रियान्वयन कहां हो रहा है, उसका क्रियान्वयन इधर ना होकर कहां हो रहा है, आपके रिमोट कंप्यूटर पे हो रहा है। और उस क्रियान्वयन के पश्चात जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो आपको कहां शो हो जाएगा, वो आपको अपने लोकल कंप्यूटर पर भी शो होने लगेगा। क्लियर है? तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है आपका, टेलनेट द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हो। इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथा रिमोट कंप्यूटर में होने वाले प्रोसेसिंग और उसके परिणाम को हम लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो समझ में आया आपको कि टेलनेट क्या है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है आपका गोफर। क्या है? गोफर। ये क्या है? यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा इन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। ये कुछ कुछ आपका टेलनेट से मिलता जुलता है ना। ये क्या है? यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा इन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हो आप, दूरस्थ कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स को आप खोज सकते हो, बेसिकली गोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करके। ठीक, गोफर के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों के साथ ऑनलाइन कनेक्शन शुरू करना संभव है। यह क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? ये क्या है कि गोफर के माध्यम से आप अन्य कंप्यूटरों के साथ ऑनलाइन कनेक्शन बना सकते हो। और ये किस पे काम करता है? ये आपका जो प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आईपी एड्रेस। क्या है? आईपी एड्रेस। ये क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा बताया भी था। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए एक विशिष्ट अंकीय पता होता है जिसे जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, क्या है, तो आपको क्या है, आपके कंप्यूटर का एक विशेष अंकीय पहचान प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। यह विशेष पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या होता है कि जैसे ही आपका सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रदान कर देगा। ठीक है? इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकता। मान लो आपके इंटरनेट से दो सिस्टम जुड़े हुए हैं आपके, तो उन दोनों सिस्टम के आईपी एड्रेस क्या होंगे, उन दोनों सिस्टम के आईपी एड्रेस अलग अलग होंगे। यानी किसी भी दो सिस्टम के आईपी एड्रेस एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक, तो समझ में आया क्या आईपी एड्रेस, कि जैसे ही आपके सिस्टम क्या जुड़ा, इंटरनेट से जुड़ा, तो उसे क्या मिल गया, उसे एक विशेष अंकीय पता मिल गया, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से क्या मिल गया, उसे एक अंकीय पता मिल गया। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आईपी एड्रेस। ठीक है? ये पता कैसे मिलता है कि यह पता इंटरनेट से जुड़ने पर बेसिकली आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको प्रदान करता है। ठीक, प्लस इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कंप्यूटर को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। क्या करता है कि आपका प्रत्येक सिस्टम का क्या है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा जो कंप्यूटर को एक विशेष पहचान प्रदान करेगा। ठीक, इसमें कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम तथा नेटवर्क पर उसकी स्थिति शामिल रहती है। बेसिकली जो आपका आईपी एड्रेस रहता है उसमें क्या पता रहता है, उसके द्वारा हमको क्या पता चल सकता है, उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि आप उस कंप्यूटर के थ्रू किस प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हो तथा नेटवर्क पर आपके सिस्टम की उपस्थिति क्या है। यानी इसमें कंप्यूटर द्वारा जो प्रोटोकॉल प्रयोग किया जा रहा है तथा नेटवर्क पर उस कंप्यूटर की स्थिति वो शामिल रहती है ना। यदि किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। मतलब अगर किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस प्रदान किया जा रहा है तो उसको कैसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस। तथा यदि किसी
कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपके सिस्टम को इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस मिल रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली आपका जो आईपी एड्रेस है उसमें एक वर्जन है आपका, पहला आपका कहलाता है IPv4। क्या कहलाता है? IPv4। तो जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है IPv4, इसमें क्या है? इसमें 0 से लेके 255 तक के अंकों के क्या मिलेंगे आपको? 4 समूह होते हैं जिन्हें किसके द्वारा अलग किया जाता है? जिन्हें बिंदु द्वारा, ये दिख रहा है आपको, जिन्हें बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, तो बेसिकली आपको जो चीज समझनी है, जो आपको फैक्ट याद रखना है वो क्या है कि आपका जो IPv4 वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, उसमें आप किसका प्रयोग करते हो? इस एड्रेस में आप 32 बिट नंबर का प्रयोग करते हो। कितने बिट का प्रयोग करते हो? IPv4 में आप यूज करते हो 32 बिट। इस साल आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप IPv6, जो आपका IPv6 है, उसमें आप कितने बिट का प्रयोग करते हो। ठीक है, उसको भी मैं आपको आगे बताता हूं। जो आपका IPv4 है उसमें आप किसका यूज करते हो? उसमें आप 32 बिट नंबर का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये है आपका IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या? IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये क्या है? देखिए यही प्रश्न इस बार आपका प्रीलिम्स में आया था कि IPv6 में एड्रेस के लिए किसका प्रयोग करते हो आप? 128 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका IPv6 है उसमें आप 128 बिट नंबर का प्रयोग करते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है? IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों के क्या होते हैं? 8 समूह होते हैं, जिसे कोलन यानी डबल आपके दिख रहा है, जिसे कोलन द्वारा अलग किया जाता है। IPv6 में क्या है? IPv6 में बेसिकली आपके 4 हेक्साडेसिमल अंकों के क्या है? 8 समूह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? ये सब क्या है? ये आपके हेक्साडेसिमल अंकों के क्या है? समूह है। दिख रहा है आपको? ये कितने ऐसे आपके 8 समूह होते हैं जिसे कोलन के द्वारा अलग किया जाता है। ये आपका क्या है? ये आपका कहलाता है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। सो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि इसमें आप एड्रेस के लिए किसका प्रयोग कर रहे हो? इसमें आप 128 बिट नंबर का प्रयोग कर रहे हो, 128 बिट का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? देखिए अभी आपको मैंने बताया कि जैसे इंटरनेट से आपका कंप्यूटर जुड़ेगा उसको क्या मिल जाएगा? उसको एक सर्वर द्वारा क्या है? एक विशेष आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है? जिससे याद रखना कठिन है कि आप आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकते, है ना। पर जो कंप्यूटर सर्वर है वो क्या करता है? वो केवल आपका आपके जो बाइनरी अंकों वाले एड्रेस है उन्हीं को पहचान सकता है ना। जो आपका कंप्यूटर सर्वर है वो केवल जो आपके आईपी एड्रेस है उसी को क्या कर सकता है? उसी को रिकॉग्नाइज कर सकता है। क्यों? आपका जो कंप्यूटर सर्वर है आपको पता है किसमें काम करता है? बाइनरी डिजिट्स में। सो आपका जो कंप्यूटर सर्वर है वो क्या करेगा? वो केवल बाइनरी अंकों वाले एड्रेस को ही पहचानेगा। पर इस ऐसे एड्रेस को याद रखना क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत अनगिनत एड्रेस बन सकते हैं आईपी एड्रेस। तो होता क्या है? इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाता है? इस समस्या के समाधान के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? देखिए जो आपका डोमेन नेम सिस्टम वो करता क्या है? डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को किसमें बदल देता है? अंकों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक लिखा www, मैंने लिखा www.yahoo.com। तो बेसिकली ये जो मैंने डोमेन नेम लिखा है ये क्या है? इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? इसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। कुछ क्या होगा? इसका एक पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, आईपी एड्रेस होगा, है ना। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा? डोमेन नेम सिस्टम क्या कर रहा है? डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने जो आईपी एड्रेस है उसको कैसे बन रहा है? वो सॉरी, संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को ये एक में आप गड़बड़ दे दिया है,
किसमें बदल रहा है? संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को ये शब्दों से बने किसमें क्या जाएगा? शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। बेसिकली क्या किया कि जो आपका yahoo.com का जो डोमेन का आपका जो आईपी एड्रेस था, उसने इस आईपी एड्रेस को किसमें बदल दिया? उसने इस आईपी एड्रेस को किसमें बदल दिया? आपके शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल दिया। बदल गया। ये जो आईपी एड्रेस था, आपके लिए इस आईपी एड्रेस को याद रखना संभव नहीं था। आप क्या याद रख सकते हो? आप केवल www.yahoo.com याद रख सकते हो, यानी आप केवल शब्दों को याद रख सकते हो। तो आपका जो डोमेन सिस्टम कर क्या रहा है? वो आपके संख्याओं से बने एड्रेस को किसमें बदल रहा है? वो आपके संख्याओं से बने एड्रेस को शब्दों से बने किसमें? डोमेन नेम में बदल देता है। ठीक है। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो डोमेन सिस्टम वो क्या है? इस सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का क्या संग्रह होता है। मतलब जो भी आपकी डोमेन नेम है, जैसे आपका yahoo.com हो गया, gmail.com हो गया, ये आपके क्या हो गए? शब्दों से बने डोमेन नेम, प्लस इनसे संबंधित क्या होंगे? आपके आईपी एड्रेस होंगे। तो ये दोनों चीजें आपके डोमेन सिस्टम में संग्रहित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, डोमेन नेम इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। जैसे www.yahoo.com जो वास्तव में क्या है? उस वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आपका ये डोमेन नेम एड्रेस है। ठीक, किन्हीं भी दो वेबसाइट के डोमेन नेम एक समान नहीं होते, है ना। आपका कोई भी वेबसाइट है, उसके आप सोचोगे दो अलग अलग वेबसाइट है, उनके दोनों नेम एक समान नहीं हो सकते। मतलब एक तो हो गया आपका क्या, जैसे मान लो एक हो गया आपका www.yahoo.com, ठीक है, और दूसरा हो गया www.gmail.com। तो ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है आपका? ये आपके जो डोमेन नेम है क्या है आपके? ये आपके वेबसाइट का एड्रेस है। क्योंकि जैसे ही आप www.yahoo.com टाइप करते हो, आप कहाँ पहुंच जाते हो? आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, है कि नहीं। ऐसे ही आप जब www.gmail.com टाइप करते हो, तो आप जीमेल के क्या है? वेब पेज पे पहुंच जाते हो। सो अल्टीमेटली आपके डोमेन नेम क्या है? ये आपके वेबसाइट के एड्रेस हैं, जिनके थ्रू आप कहाँ पहुंच रहे हो? वेबसाइट पर पहुंच रहे हो। और प्लस आपके जो भी दो अलग वेबसाइट है, मतलब आपकी कितनी भी वेबसाइट है, उनके डोमेन नेम क्या होंगे? हमेशा अलग ही होंगे। क्यों? तो गूगल पे जीमेल पे पहुंचने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा? www.gmail.com, और याहू पे पहुंचने के लिए आप क्या टाइप करोगे? www.yahoo.com। यानी gmail.com पे टाइप करके आप याहू पर नहीं पहुंच सकते। मतलब अलग अलग वेबसाइट के डोमेन नेम में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक, डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है? डोमेन नेम सिस्टम सर्वर डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट को पहचान करता है। क्या करता है डोमेन सिस्टम? बेसिकली आपका जो डोमेन नेम है, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे आपने ये www.yahoo.com टाइप किया, तो क्या करेगा? वो इसको एक पर्टिकुलर किसमें बदल देगा? आईपी एड्रेस में बदल देगा। और उसके जैसे ही वो आईपी एड्रेस में बदलेगा, उसके बाद आपकी उस वेबसाइट की पहचान हो जाएगी। समझ में आया? क्या किया कि जैसे ही आपने ये डोमेन नेम रखा, डोमेन नेम सिस्टम ने क्या किया? इसको आईपी एड्रेस में बदला, और जैसे ही आईपी एड्रेस में बदला, तो आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट की पहचान हो जाएगी कि आप कहां पहुंचना चाहते थे। आप yahoo.com के पेज पर पहुंचना चाहते थे। क्लियर है? देखिए, डोमेन नेम में किसी वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। क्या होता है? जो आपका डोमेन नेम है, उसमें किसी वेबसाइट का नाम प्लस एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। जैसे ये लिखा मैंने क्या? www.yahoo.com, है ना। तो ये जो www क्या है? ये बाय डिफॉल्ट ही है। ये डोमेन नेम में क्या है? ये डोमेन नेम में बाय डिफॉल्ट ही रहता है। अगर आप ना भी टाइप करो तो अपने आप ये टाइप हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरा अभी इसमें क्या लिखा है कि डोमेन नेम में क्या है? किसी वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल रहता है। सो जो आपने लिखा है www.yahoo.com, तो बेसिकली इसमें जो याहू है, ये क्या है? ये है आपका वेबसाइट का नाम। क्या है? ये है आपके वेबसाइट का नाम। और जो जो .com है, ये क्या है? ये आपका कहलाता है एक्सटेंशन नाम। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप एक्सटेंशन नाम। ठीक, आगे देखिए, प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है, जैसे याहू, जीमेल, है ना, गूगल। जबकि एक्सटेंशन नाम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। मतलब देखिए, वेबसाइट के नाम तो अलग अलग होंगे, है ना, वो तो एक समान हो नहीं सकते, पर जो आपके एक्सटेंशन नेम है वो क्या है? वो कुछ निर्धारित विकल्प होते हैं, उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा .org, है ना, .nic, .gov, ये सब क्या है? .com, ये सब आपके क्या है?
ये सब आपके एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, नाम तथा एक्सटेंशन नेम को किससे अलग कर रहे हो? आप डॉट से अलग कर रहे हो। ये आपका जो याहू है यहाँ पर और जो कॉम है ये किससे अलग हो रहा है? ये आपके डॉट से अलग हो रहा है। सो जो आपका ये ORG, निक, गवर्नमेंट और ये कॉम है, ये क्या है? ये हो गए आपके एक्सटेंशन नेम। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए www जैसा भी मैंने आपको बताया, प्रत्येक डोमेन नेम का क्या है? अंग होता है। यदि ये ब्राउजर पर टाइप ना भी किया जाए तो वेब सर्वर इसे स्वयं जोड़ लेता है। ठीक है, डोमेन नेम में अधिकतर आपके 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, जो संख्या या अक्षर दोनों हो सकते हैं, मतलब संख्या भी हो सकती है और आपके अक्षर भी हो सकता है। ठीक है, डोमेन सिस्टम में आपके सभी डोमेन नेम क्या है? आपके सभी डोमेन नेम सेव रहते हैं। आपके जो भी डोमेन नेम है वो सभी आपके डोमेन सिस्टम में सेव रहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, एक होता है आपका टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है टॉप लेवल डोमेन? इसका क्या मतलब है? देखिए, डोमेन नेम का अंतिम भाग जो बिंदु के बाद लिखा जाता है, यानी डॉट के बाद लिखा जाता है, वो यदि किसी देश या संस्था को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। जैसे .org। .org का मतलब क्या है? कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, या .uk मतलब क्या है? ये आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को प्रेजेंट कर रहा है। या बहुत जगह आपने सुना होगा, लिखा होगा .gov। तो जो .gov क्या है? ये भी क्या है आपका? ये भी आपका टॉप लेवल डोमेन है। क्यों? क्योंकि ये किसी देश या संस्था को प्रदर्शित, सरकार को प्रदर्शित कर रहा है। तो समझ में आया आपका कि आपका डोमेन सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम में क्या होता है? डोमेन नेम में एक तो आपका नेम होता है प्लस एक आपका एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का टॉपिक था जो पार्ट 1 में हमने कवर किया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी तैयार करेंगे। थैंक यू।